फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 14 कल हम लोगों ने स्टार्ट किया और हम लोगों ने फॉरवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा गो थ्रू किया कि फॉरवर्ड बेसिकली जो है ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है। ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं ओवर द काउंटर बैठ के डिसाइड करती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात है कि फॉरवर्ड प्राइस पे जो है वो बात तय होती है। फॉरवर्ड प्राइस कि आज बैठ करके कल जो है हम किस प्राइस पे लेन देन जो है वो कर रहे होंगे। क्वांटिटी अगर क्वांटिटी इन्वॉल्व है तो क्वांटिटी के बारे में डिसाइड किया जाता है। अगर क्वालिटी जो है वो भी इन्वॉल्व है तो क्वालिटी के बारे में जो है वो डिसाइड किया जाता है। अगर डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम है कि भाई जो है वो किसान, जैसे कल हम लोगों ने बात की थी कि किसान जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा या डॉन ब्रेड का जो ओनर है वो ख़ुद वहाँ से इन्वेंट्री या स्टॉक या गंदम जो है वो उठा के लेके जाएगा। ये सारे मामलात जो हैं वो तय किए जाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कि हम लोगों ने डेरिवेटिव्स को पढ़ना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कल को हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मार्केट में रेट जो है वो चेंज हो सकता है। थिंक अबाउट फ्रॉम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी प्रोडक्ट का जो सेल रेट है वो चेंज हो सकता है और आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो चेंज हो सकती है जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से कंपनी को जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से आपकी बोरोइंग कॉस्ट या आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो चेंज हो सकती है जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपने किसी को क्रेडिट पे सामान दिया वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये तमाम रिस्क है जिसकी वजह से हमारी कंपनी को जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सो वी नीड द हेजिंग टूल्स, और हमारे पास इस चैप्टर में जो हेजिंग टूल्स हैं वो हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में 4 तरह के डेरिवेटिव्स है, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स हैं। आपकी किताब जो लिमिटेड है वो फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शंस तक हैं। कल हम लोगों ने फॉरवर्ड के बारे में डिस्कशन की थी कि फॉरवर्ड क्या होता है कि आज बैठ कर के पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ एग्री करती हैं किस चीज़ पे, टर्म्स एंड कंडीशंस पे। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या होता है कि किस प्राइस पे आज बैठ कर के किस प्राइस पे कल को हम लोग जो हैं वो लेन देन करेंगे। आज बैठ करके डिसाइड किया जाता है कि क्वांटिटी क्या होगी जिस पे हम लोग जो है वो ट्रेड करेंगे। क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी जो है वो क्या हो सकती है। डिलीवरी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रोडक्ट डिलीवर की जाएगी या नहीं की जाएगी, और अगर डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम है तो जो है वो जो बायर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा सामान लेके जाने के लिए, या जो सेलर है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द कमोडिटी टू द बायर हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं जो है वो समझाने लगा हूँ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये जो हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, 99% प्रैक्टिकली 99% ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दीज आर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस क्या होता है? दीज आर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिफरेंसेस है कि कल को अगर प्राइस चेंज हो जाती है तो उसका डिफरेंस आप हमें देंगे या हम आपको जो है वो पे करेंगे, और इसको हम लोग जो है वो हेजिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे कल किसान वाली एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस।
₹48 पर केजी है। तो लॉस ऑन प्राइस जो है वो क्या हुआ, लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना हो गया, बी नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल होकर के हमें सोचना है। 54 माइनस 48 तो कितना हो गया, ₹6 पर केजी का लॉस हो गया, ₹6 पर केजी का लॉस हो गया। अब ये जो लॉस है दूसरी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट है, ऐसे ही हम लोगों ने कल भी बात की थी, ये दूसरी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट होगा। इसका मतलब है कि किसान, इफ इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिफरेंस है तो किसान इतना डिफरेंस पे करेगा। पर केजी कितना डिफरेंस जो है वो पे कर रहे हैं, ₹6 पर केजी का। तो टोटल जो है वो डिफरेंस कितना होगा, टोटल लॉस जो है 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 है, ₹6000 ऐसे ही होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस है, बात खत्म। किसान ने पॉकेट से 6000 रुपये निकाल के उसको दे दिया, डन। किसान ने पॉकेट से 6000 निकाल के उसको दे दिया, बात खत्म। गंदम अभी भी वहीं पे पड़ी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस है, डिलीवरी नहीं है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई है, गंदम किसान के पास ही पड़ी हुई है। तो अब गंदम क्या करनी है, मार्केट में सेल करनी है। मार्केट में सेल रेट क्या है, 54, 31 मार्केट सेल रेट। अच्छा, 31 मार्च 2023 सेलिंग प्राइस पर केजी कितनी है, ₹54 पर केजी है। तो टोटल सेल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 54 तो कितना हो गया, 54,000। हम तो हेज करना चाह रहे थे 48 पर केजी पे, ये तो 54 की बिक रही है, तो ये हेज तो ना हुई, हम तो अपनी जगह। भैया लॉस भी तो हुआ, लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना था, 6000 रुपया, ठीक हो गया। नेट अमाउंट रिसीव कितनी है, 48,000, ओ सॉरी 54,000 माइनस 48,000, कितना हो गया, 48,000। अब यहाँ पे हम लोग जो है इफ़ेक्टिव रेट निकाल लेते हैं पर केजी। ये कैसे आएगा, 48,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो आया ना हमारा 48 पर केजी। कितनी नेचुरल है कैलकुलेशन, कल मुक गई। इट्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लॉस भी निकल आया और इफेक्टिव रेट भी हमारा निकल आया। और ये देखिए प्राइस कितनी हो रही है, हेज कितनी हो रही है, 48 पर केजी की, और यही किसान चाहता था। अब हम लोग जो है वो डॉन ब्रेड वाले की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है जनाब। डॉन ब्रेड वाले ने गंदम तो नहीं परचेज की अभी, ये तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस था, गंदम नहीं परचेज की उसने जनाब। 31 मार्च को 2023 को परचेज प्राइस पर केजी कितनी है, 54 पर केजी। मार्केट से अब वो लेगा ना, वो मार्केट में जाएगा अब। तो टोटल 31 मार्च 2023 टोटल परचेज कॉस्ट इंटू 54 कितना हो गया, 54,000। गेन ऑन फॉरवर्ड कितना था, ₹6,000। तो नेट अमाउंट पेड बाय डॉन ब्रेड ओनर कितनी है, 54,000, और ये सारी 31 मार्च को हो रही है, माइनस 66,000। तो हमारे पास कितनी आ जाती है, 48,000। अब यहाँ पे हम लोग इफ़ेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। इफ़ेक्टिव रेट पर केजी कितना है, 48,000 डिवाइडेड बाय 1000, ₹48 पर केजी। ये सारी कैलकुलेशन जो है 31 मार्च को हो रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई गड़बड़?
क्लियर जी? जी सर जी, हमने इस बुक में ना सर ने हमें 2 मेथड बताए थे इसमें फॉरवर्ड रेट फाइंड करने के। एक तो था वो इंटरेस्ट रेट पार्सल थ्योरी, और एक था फ्यूचर जो है ना प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स। वो एक्सचेंज रेट में है, ये हम लोग कमोडिटी रिस्क पढ़ रहे हैं, मार्केट रेट रिस्क है। अच्छा, कमोडिटी रिस्क। अभी मार्केट रेट रिस्क पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, इंटरेस्ट पैरिटी थ्योरी पे नहीं जा रहे हम लोग। अभी हम लोग इंटरेस्ट पैरिटी थ्योरी पे नहीं जा रहे। यहाँ पे कोई करेंसी इन्वॉल्व है? नहीं सोनी भाई, अभी करेंसी इन्वॉल्व नहीं है। अभी हम लोग मार्केट रेट रिस्क पढ़ रहे हैं। आपको समझ आई? आपका नाम क्या बेटा? आपका मोहसिन, आपका नाम उमर। उमर समझ आ गई? जी सर। हुसैन? यस सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट टूल हमारे पास क्या था? दैट वाज फ्यूचर। फ्यूचर हम लोगों ने कल देखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ 2 तरह के रिस्क अटैच हैं। नंबर 1 डिफ़ॉल्ट रिस्क, नंबर 2 लिक्विडिटी रिस्क। उस रिस्क से बचने के लिए एक नया टूल जो है वो फिर दरियाफ्त किया गया, दैट वाज द फ्यूचर, या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग इसको कहते हैं। फ्यूचर की डेफिनेशन जब हम लोग पढ़ने लगते हैं तो वो शुरू इससे करता है कि फ्यूचर इज़ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन दरमियान में एक क्लियरिंग हाउस जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, दरमियान में एक एक्सचेंज जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर? ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन दरमियान में एक क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व है। सवाल पैदा होता है भाई किसके दरमियान में क्लियरिंग हाउस है? जो सेलर है और जो बायर है उनके दरमियान में क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व है। यानी जो बायर सेलर है वो बायर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट उसके साथ रब्ता नहीं कर सकता। जो बायर है वो सेलर के साथ डायरेक्ट जो है वो रब्ता नहीं कर सकता, उन्हें जो है वो रब्ता करना पड़ता है एक्सचेंज हाउस के साथ। यानी पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, इससे पहले जो पढ़ा, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो बायर और सेलर के दरमियान डायरेक्ट हो रहा था, टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी मर्जी से तय कर रहे थे। अब दरमियान में क्लियरिंग हाउस है, इसका मतलब है जो सेलर है वो क्लियरिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो बायर है वो क्लियरिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सेलर कहते हैं कि जनाब मुझे 55 मुझे जो है वो 1133 kg जो है वो गंदम सेल करनी है, तो क्लियरिंग हाउस कहता है ये 1133 वाला कोई चक्कर नहीं है, वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट हैं, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट 500 kg का है, आप जितने मर्जी ले लो, तो 500 500 1000 होगा, 33 वाला कोई चक्कर नहीं है। तो आप 500 का मल्टीपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ से बायर है, बायर कहते हैं कि जनाब 1125 kg चाहिए है, वो कहता है 1125 kg वाला कोई चक्कर नहीं है। आप जो है वो 500 का मल्टीपल ले सकते हो, आप 1000 ले सकते हो, या 1500 ले सकते हो, या 500 kg जो है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर? अब इसका मतलब है एक बात तो हमें समझ आ गई कि दरमियान में एक क्लियरिंग हाउस जो है वो इन्वॉल्व है। बायर और सेलर का जो है आपस में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो सेलर है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लियरिंग हाउस के साथ, जो बायर है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लियरिंग हाउस के साथ। इसका मतलब है जो सेलर है क्लियरिंग हाउस उसके लिए बायर है, और जो बायर है क्लियरिंग हाउस उसके लिए सेलर है। ये बात भी समझ आ गई। डिफॉल्ट रिस्क था, डिफॉल्ट रिस्क है ना फॉरवर्ड में, यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क से बचने के लिए क्लियरिंग हाउस ये कहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो मेरे पास अकाउंट ओपन करवाओ, क्योंकि मेरे पास तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने रिस्क को हेज करना चाहते हैं, तो मेरे पास हजूर एक अकाउंट ओपन करवाइए। भाई ठीक है, अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। अब इसमें छोटी सी रकम भी डिपॉजिट करवाइए, दैट रकम इज कॉल्ड मार्जिन। भाई क्यों जमा करवाना है? कल को तुम भाग सकते हो, तुम्हें नुकसान हो रहा है, बिना बताए तुम चले जाओगे, हम कहाँ पे खड़े होंगे? तो अब जिसने पैसा एज सिक्योरिटी या एडवांस जमा करवाया वो तो नहीं भाग सकता, तो डिफॉल्ट रिस्क खत्म। तो क्या सिर्फ सेलर जो है वो मार्जिन अकाउंट ओपन करवा के उसमें मार्जिन डिपॉजिट करवाएगा, या बायर की भी जिम्मेदारी है? बायर की भी जिम्मेदारी, क्योंकि नुकसान किसी को हो सकता है। अब
ठीक है जनाब, एक पार्टी को नुकसान हो रहा है, उसका बैलेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अब आगे क्या करें? एक लिमिट जो है वो तय कर दी जाती है कि जनाब इस लिमिट से नीचे अगर आपका बैलेंस जाएगा तो आपको कॉल आ जाएगी कि हजूर आपका जो बैलेंस है वो बेंचमार्क लिमिट से नीचे चला गया है, अगर मज़ीद आप हमारे साथ खेलना चाहते हो तो आप जो है वो मज़ीद अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाइए, अदरवाइज़ इट विल बी कंसिडर्ड कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके हैं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, वो उसको दे दी जाएगी वापस, वो जो छोटी सी अमाउंट रह जाएगी क्योंकि लॉस की वजह से कट चुकी होगी। अगर किसी ने 5,000 जमा करवाया था, लॉस हो गया 300 का, पीछे कितना रह गया 4700, फिर लॉस हो गया 200 का, 4500, फिर लॉस हो गया 500 का, 4000, फिर लॉस हो गया 800 का, 3200, फिर लॉस हो गया 300 का, 2900, 2500 पे फॉर एग्जांपल उसका जो है वो बेंचमार्क था, तो मज़ीद लॉस हो गया, उसको कॉल चली गई कि जनाब आपका बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो चुका है, आप अमाउंट डिपॉजिट करवाएं फिर खेलेंगे, अदरवाइज़ आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो अगर वो अमाउंट डिपॉजिट करवाता है तो फिर आगे फर्दर जो है वो ट्रांजैक्शन हो सकेगी, ट्रेड हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो जाएगी। जो अमाउंट बच जाएगी, मिसाल के तौर पर 2500 बच गया, उठा के उसको दे दिया जाएगा। मार्जिन डिफ़ॉल्ट रिस्क ख़त्म, मार्जिन की भी समझ आ गई हमें, ठीक हो गए ना। आगे है लिक्विडिटी रिस्क। बैलेंस आया 3200 पे, वो कहते हैं जनाब मुझे तो अभी तक नुकसान ही हो रहा है, मैं मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। क्लियरिंग हाउस कहता है मोस्ट वेलकम, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, जो अमाउंट बची है वो लीजिए और अपने रास्ते जाइए, बात ख़त्म। तो लिक्विडिटी रिस्क भी हमारा ख़त्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरह की होती है। सिंपल बात है, जिस तरीके से फॉरवर्ड की कैलकुलेशन हुई थी उसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी। मिसाल के तौर पे जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो जो फ्यूचर प्राइस थी हमारी वो रुपीज़, उसी तरीके से गंदम का कॉन्ट्रैक्ट है 48 पर केजी, ठीक है, और हमारी स्पॉट प्राइस आ जाती है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है वो डेली बेसिस पे होती है, डेली बेसिस पे होती है। आपकी किताब में कोई लफ्ज़ ऐसा लिखा हुआ है मार्क टू मार्केट? मार्क टू मार्केट नहीं लिखा हुआ। स्पॉट रेट किस दिन? एज ऑन 31 मार्च 2023, ₹54 पर केजी। एक पार्टी को नुकसान होगा, किसान को नुकसान हो गया, ठीक है, किसान को नुकसान हो गया, लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कितना नुकसान हो गया? 54 - 48, ₹6 पर केजी नुकसान हो गया। टोटल लॉस कितने? टोटल लॉस कितने? वो बेचना चाहता था 1133 केजी, अब वो उसके पास गंदम कितनी है? 1000 केजी की। टोटल लॉस कितने? 1000 × 6, ₹6000। सेलिंग प्राइस जो है नेट अमाउंट रिसीव्ड कितनी है? 48,000। तो इफेक्टिव रेट क्या है हमारा? 48,000 डिवाइडेड बाई 1000, ₹48 पर केजी। वही बात है, इसमें कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो, फॉरवर्ड से थोड़ी सी डिफरेंट हो। हाँ डिफरेंट है, सिर्फ लफ्ज़ अल्फाज में डिफरेंस है। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है।
बात तो ये कि हमें कैलकुलेशन करनी है, मैं जिस मर्जी तरीके से करूं, ज़रूरी तो नहीं कि जो किताब में तरीका लिखा गया है मैंने उसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। मुझे कैलकुलेशन आनी चाहिए और मैंने लॉजिकल वे में, नेचुरल वे में कैलकुलेशन की है। राइट? यहाँ तक क्लियर है? बात समझ आ गई? हम इसके साथ डेट्स जो है वो मेंशन करते रहेंगे कि ये किस किस डेट पे जो है सारा खेल हो रहा है। क्लियर है बेटा? पक्का? अब हम लोग जो है वो ऑप्शन पे बात कर सकते हैं। फॉरवर्ड की समझ आ गई, फ्यूचर की भी समझ आ गई। अब बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन को अगर डिफाइन किया जाए, राइट बट नॉट, बल्कि इसको रहने देते हैं। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। जिन्होंने ये पढ़ा है वो मुझे बता सकते हैं कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या है? जी सर, अगर हमने पेमेंट करनी है तो फिर कॉल ऑप्शन पे जाएंगे, और अगर हमने रिसीव करनी है पेमेंट तो फिर पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या है? सवाल मेरा अपनी जगह पे खड़ा है। मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि कॉल ऑप्शन कब चूज़ करना है, पुट ऑप्शन जो है उसकी तरफ कब जाना है। यही गलती हम लोग पेपर में करते हैं। एग्जामिनर पूछता कुछ और है, हम बताते कुछ और है, और टीचरों को आगे कहते हैं कि सर मैं तो सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा था लेकिन अपने नज़रिए से सही लिखा था। जैसे बीबी मरियम है, वो सियासत कर रही हैं अपने नज़रिए से, लेकिन सत्यानाश कर रही हैं। इसी तरीके से आप भी करते हैं लेकिन सत्यानाश। चलिए, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। एक पेपर, रफ पेपर, छोटा सा पीस मुझे दीजिएगा। ये नहीं समझ आते, ये नहीं समझ आते हैं, ये बड़ा वक्त है। मैंने अपने सीए में डीजी पे 3 दिन लगाए सिर्फ इन दोनों को समझाने में। थैंक यू। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यार कुछ प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाए। व्हाट इज दिस? पेपर। कॉन्ट्रैक्ट किस पे लिखा होता है? पेपर पे। मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कह सकता हूँ? इसको मैं सी कह दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या है? राइट टू बाय एन एसेट। बेसिकली ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इट्स ए राइट, इट्स ए राइट टू बाय एन एसेट। इट्स ए राइट टू बाय एन एसेट। It's a right to buy an asset. Put option क्या है? Right to sell an asset. ठीक है जनाब? एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। लॉन्ग जो परचेजर है, शॉर्ट जो सेलर है। ठीक है? ये क्या है? पीस ऑफ पेपर पकड़िए, मैंने सेल किया, मैं शॉर्ट बन गया, इन्होंने परचेज किया, ये लॉन्ग बन गए। अभी मैंने इनको क्या दिया था? पेपर। मैंने तो इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट रखा था, तो ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मैं शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, मुझे दीजिएगा पेपर, मुझे पेन दीजिएगा। ये कौन है? लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। मैं कौन हूँ? शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको खोलिए,
क्या लिखा है? राइट टू बाय एन एसेट। किसको राइट टू बाय एन एसेट कहते हैं? कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को। इस पेपर को मैं कॉल ऑप्शन कह सकता हूँ? यस सर। इस पेपर को मैं कॉल ऑप्शन कह सकता हूँ? इस पेपर को मैं कॉल ऑप्शन कह सकता हूँ? यस सर। गलत मुकर्रर नहीं है। ये कौन थे साहब पहले? लॉन्ग। मैं कौन था? शॉर्ट। ये कौन है? लॉन्ग। मैं कौन हूँ? शॉर्ट। ये पहले कौन थे? लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। मैं कौन था? शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफाई कर दिया, राइट टू बाय एन एसेट। तो कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म करके मैं कॉल ऑप्शन लगा दूँ, कोई मसला आपको? तो ये कौन हुआ? लॉन्ग कॉल। मैं कौन हुआ? शॉर्ट कॉल। इसको लॉन्ग कॉल राइट किसके पास है? मेरे पास है, इसके पास है? इसके पास है। ये राइट है, इसके पास इख्तियार है। तो कौन एक्सरसाइज कर सकता है, मैं या ये? इसका मतलब है कि लॉन्ग कॉल के पास ऑप्शन होगा कि वो एक्सरसाइज करे। ठीक है, इसके पास ऑप्शन है भाई के पास। मैंने तो दे दिया, मैंने तो हाथ काट के दे दिए। अब ये आते हैं कि जनाब ये आपने लिख के दिया था, मेरे पास इख्तियार है, अब मैं अपने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है लॉन्ग कॉल फ्री होता है, उसके पास राइट होता है कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो शॉर्ट कॉल है उसकी ऑब्लिगेशन होता है। जी सर। पक्का? जी सर। डन? डन? यहाँ तक क्लियर? लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल समझ नहीं आता। मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस के आसानी से समझा सकूं। कॉल ऑप्शन क्या है? राइट टू बाई एन एसेट। लॉन्ग कौन होता है? परचेजर। शॉर्ट कौन होता है? सेलर। नहीं समझ आती? एस एस, शॉर्ट सेलर। एस से सेलर, एस से शॉर्ट। एक लफ्ज़ याद रखो, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। लॉन्ग बायर, सेलर शॉर्ट है, शॉर्ट सेलर है। भाई ने पेपर ख़रीदा, मैं मुफ्त में नहीं दिया, इसने ख़रीदा, और जो ख़रीदता है वो पेमेंट करता है। जी सर, बिल्कुल। इसकी पेमेंट भी करेगा। पेमेंट किसको करेगा? आपको। मेरे को करेगा। इसका मतलब है लॉन्ग कॉल, ये कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए मुझे पेमेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम ऑन कॉल ऑप्शन। अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं कि भाई प्रीमियम ऑन कॉल ऑप्शन कौन पे करता है? लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, कौन पे करता है? लॉन्ग कॉल। इस बाई को ध्यान में रखिएगा, ये आपकी मदद करेगा पेपर में फरिश्ता बन के। ठीक हो गया? लॉन्ग कॉल की समझ आ गई, शॉर्ट कॉल की भी समझ आ गई। चलिए, इस भाई ने मुझे पैसे दिए, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, वो मेरे पास आ गए। शॉर्ट कॉल के पास पैसा होता है। इस भाई के पास ये मुझे पेपर दिखाइएगा। लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, पेपर को खोल के पढ़िए क्या लिखा है। तवीज़ लिख के दिया मैंने। You can exercise option at the rate ₹100 per kg. 100 पर केजी। जी सर। ये ऑप्शन उस वक्त एक्सरसाइज कर सकता है, नहीं, ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है एट 100 रुपीज़ पर केजी। मार्केट में प्राइस है 90 रुपये। ये मेरे पास आएगा? नो सर। मैंने तो इसका लिख के दिया कि मैं तुम्हें 100 रुपये की बेचूंगा, तेरे पास इख्तियार है कि आके मेरे से 100 की ले लेना। ये मान गया था, तभी तो इसने ख़रीदा मतलब इसने अब मान लिया मेरी बात। मार्केट में चीज़ 90 रुपये आए तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? नहीं करेगा। ये कहाँ से चीज़ परचेज करेगा? मार्केट से। पड़े। इसका मतलब है, अच्छा, ये जो प्राइस हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखे, व्हाट इज कॉल्ड? स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज। इसका मतलब है कि अगर मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस तो कॉल ऑप्शन कॉल एक्सरसाइज करेगा या नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि उसको नुकसान है। नुकसान कितना है? नहीं,
क्या मुझे 10 रुपये दिए? मेरे पास आके एक्सरसाइज करेंगे तो नहीं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, क्यों बंद हो गई? अगर आप अच्छा ठीक है, सॉरी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी आपको नुकसान हो रहा है। बताइए क्या नुकसान हो रहा है? 10 रुपये का हो रहा है। भाई आपने तो एक्सरसाइज की नहीं, तो 10 रुपये तक के थे, नुकसान हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। भाई इस भाई ने लॉटरी खरीदते हो, लॉटरी ना निकले, परचेज करने का तो हाँ, परचेज कॉस्ट, अगर आपने मुझे 20 रुपये इस पेपर के दिए हैं तो वो तो गए। गए। जी सर। क्लियर है? अब बात समझ में क्या आती है कि अगर मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस, तो जो लॉन्ग कॉल है वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता, और नहीं करेगा तो नुकसान कितना होगा? मैक्सिमम इक्वल टू द प्रीमियम, इक्वल टू प्रीमियम, यही दिए थे ना 20 रुपये, इक्वल टू प्रीमियम। मार्केट में प्राइस हो जाती है 105 रुपये। अब भाई क्या करेंगे? एक्सरसाइज कर लेंगे। फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? कैसे? 5 रुपए कम पे मिल रही है। 5 रुपये कम अगर 5 रुपये कम पे मिले, 20 रुपये नहीं दिए, वो तो कॉस्ट हो चुकी है वो ऑलरेडी। तो सर नुकसान तो हो गया। हो गया मतलब। भाई नुकसान तो हुआ ना। मैं तो नुकसान एज ड्यू टू या बिकॉज ऑफ दिस कॉल ऑप्शन, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर इस कॉल ऑप्शन की वजह से बेनिफिट हो रहा है तो नुकसान भी तो हो रहा है। हम लोग क्यों नहीं अकाउंट फॉर करेंगे उसको? उसको भी करेंगे। करेंगे। तो आपकी दुआ क्या होगी? या अल्लाह प्राइस वधे तो मेरे प्रीमियम तो वध वधे, 121 रुपये हो, 1 रुपये का मुझे बेनिफिट मिले, जी सर। 125 रुपये हो जाए, 5 रुपये का बेनिफिट मिले। अब बात समझ आती है? सर इस प्राइस पे बार्गेन नहीं हो सकती? बार्गेन कैसे हो सकती है? मतलब नहीं, फॉर एग्जांपल बाद में प्राइस लॉटरी नहीं निकलती, दुकानदार के पास जाके चल ये लाख नहीं तो 10,000 ही दे दे, कहते हैं हम लोग। लॉटरी की कीमत है, लॉटरी निकलनी थी आपकी 1 लाख की, नहीं निकली, पैसे आया लॉटरी के। कभी दुकानदार के पास जाके बोलो यार लाख नहीं निकला, चल 10,000 ही दे दे, कभी बोला हमने? नहीं, डूब गए। इसे परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जब एक दफ़ा ठीक है आप मेरे साथ निगोशिएट कर लो, हम 100 नहीं तो 98 कर लेंगे, वो तो अलग बात है ना कि इसके ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये हम लोग कैसे तय करते हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट। उसके बैकएंड पे भी प्रॉपर कैलकुलेशन चल रही होती है। प्रीमियम की कॉस्ट नहीं होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस कम हो जाए फिर भी हमें उसको डिफरेंस को अगर प्रीमियम के साथ कंपेयर करें फिर भी वो ऑलमोस्ट इक्वल आता है। हो सकती है, हो सकती है। अगर मार्केट में प्राइस 120 हो जाती है, आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो, आपको 100 की मिल जाती है, तो आपको नेट कितना पे करना पड़ा? 100 + 20, जी सर। 120, 120। नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक हो गया। आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का कोई सवाल मज़ीद? सर ऑप्शन को बाय करने की जो अमाउंट है वो प्रीमियम? जी बिल्कुल। ये जब भाई ने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे से परचेज किया तो मैंने कहा जनाब ये मुझे इसका कुछ अमाउंट भी दीजिए, वो नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक बात जो है वो हमें समझ में आती है। और बात हमें समझ में क्या आती है? व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, don't exercise call option. In this case maximum loss in this case would be amount of premium. Got it? यस सर। ठीक हो गया बेटा? अब एक्सरसाइज पॉइंट नंबर 2, कॉल ऑप्शन व्हेन स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम both
are greater than the market price. ठीक हो गया जनाब? नहीं, लेस देन। ये क्या है, क्या सिंबल आएगा इसका? 100 रुपया जमा 20 रुपये, मार्केट में 130 का मिल रहा है तो ये वाला सिंबल आएगा। स्ट्राइक प्रेस प्रीमियम लेस देन मार्केट प्राइस है तो यू कैन इजीली एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन, यू विल बी इन बेनिफिट। बात समझ में आ गई? मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डेवलप किए हैं, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। ठीक हो गया जनाब? यहाँ तक बात क्लियर है? अब पुट ऑप्शन की तरफ आ जाएं। पुट ऑप्शन क्या है? राइट टू सेल एन एसेट, राइट टू सेल एन एसेट, राइट टू सेल एन एसेट। वही वाली कहानी हम लोग करते हैं, ठीक है? रिवर्स नहीं होगा, उसी तरह से होगा। दिखाइए मुझे ये, फिर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। जो परचेज करता है वो कौन होता है? लॉन्ग। अब इन्होंने क्या परचेज किया? राइट टू सेल। व्हाट डू वी कॉल राइट टू सेल? पुट ऑप्शन। तो ये कौन हुआ? लॉन्ग पुट। मैं कौन हुआ? शॉर्ट पुट। इख्तियार किसके पास है? इनके पास है। जो लॉन्ग पुट है वो प्रीमियम पे करेगा मुझे शॉर्ट पुट को। कहानी वही है। ठीक हो गया? लॉन्ग पुट है, राइट टू सेल एन एसेट है। क्या कीमत लिखी हुई है? 100 रुपये, 100, राइट टू सेल एन एसेट। मार्केट में अगर कीमत हो जाती है 90 रुपये पर केजी तो मार्केट में बेचेगा? भागा भागा मेरे पास आएगा। इसका मतलब है अगर मार्केट में प्राइस कम है तो फिर पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल है। अगर मार्केट में कीमत हो जाती है 150 रुपया तो फिर फ़ायदा है नुकसान है? नुकसान है। कब? अगर मुझे सेल करेगा तो। ये मार्केट में सेल करेगा, मार्केट में सेल करेगा तो मैक्सिमम कितने का बिकेगा? 150 का। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नुकसान कितने का हो रहा है? 20 रुपये का। 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 का। नेट जो लॉस बेनिफिट हो रहा है वो 30 का हो रहा है आपको। क्लियर है? सादा सी बात है। तो पुट ऑप्शन इख्तियार किसके पास होता है? लॉन्ग के पास। भले वो कॉल हो या पुट हो, इख्तियार उसके पास है। जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑब्लिगेशन किसकी होती है? शॉर्ट की होती है। ये बात याद रखना है आप लोगों ने। पुट ऑप्शन व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस डोंट एक्सरसाइज पुट ऑप्शन। मैक्सिमम लॉस कितना होगा? मैक्सिमम लॉस इक्वल टू प्रीमियम। ठीक हो गया जनाब? अब सारी बात खुल खुला के सामने आ गई हमारी। एक्सरसाइज ऑप्शन व्हेन स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस है। सादा सी बात, इसमें कोई दिक्कत? माफ़ी दिक्कत, माफ़ी दिक्कत। मुहसिन भाई, कोई दिल में कोई दर्द रह गया हो जो मेरी ज़ुबान पे ना आया हो, आपके सीने में हो, कोई ऐसा दर्द, सीने का दर्द, कोई ऐसी परेशानी, ये कोई जलन, कोई चुभन, ऐसा कुछ नहीं है? कोई सर दर्द, कोई टेंशन, जवानी की टेंशन के अलावा? वही जवानी की टेंशन वही होती है। ये लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पोर्ट, सॉरी शॉर्ट पोर्ट, शॉर्ट कॉल, ये सारे कुछ। इस गान किसे मुतल्लिक कोई डिस्कशन करना चाहते हो?
नहीं करना चाहते? सवाल कर ले, किड्डे ते शिदाइये सवाल दे। मैंने आप जैसे मेहनती बच्चे ज़िंदगी में कभी नहीं देखे और देखना भी नहीं चाहता। इतना दुख समाया आप लोगों के अंदर। ये देखिए जनाब, फॉरवर्ड पे सारी डिस्कशन हो चुकी है हमारी। फॉरवर्ड प्राइस पे हम लोगों ने गपशप कर ली। फॉरवर्ड प्राइस क्या, इसको डिलीवरी प्राइस भी कहते हैं। एक्सपिरेशन डेट भी होती है, एक्सपायरेशन या मैच्योरिटी डेट भी होती है। लॉन्ग पोजीशन पे बात हो गई हमारी, शॉर्ट पोजीशन पे भी बात होगी हमारी। अच्छा, ये बुलिश बियरिश को हम लोग रहने देते हैं। OTC हो गया हमारा। अर्ली टर्मिनेशन जो है वो अलाउड की बात नहीं है, नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को अर्ली टर्मिनेट करना हो तो फिर दोनों पार्टीज़ की जो है वो म्यूचुअल कॉन्सेंट चाहिए होती है, जो कि नॉर्मली हमें नहीं मिलती है, क्योंकि जिसको बेनिफिट हो रहा होता है वो कभी भी नहीं छोड़ता है। ठीक हो गया। फ्यूचर्स पे बात की हम लोगों ने। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं, एक ही बात है, लेकिन मसला क्या है कि इसमें जो है वो एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देख लीजिए, क्लियरिंग हाउस जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ये मैंने अपने अल्फाज में लिखा है, दैट इज़ मच ईजियर दैन द वर्ड्स ऑफ बुक्स। स्टैंडर्डाइज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिटेल ज़रा ज़्यादा है। अच्छा, फॉरवर्ड फ्यूचर में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अनरेगुलेटेड होते हैं, उन पे ज़्यादा रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता। फ्यूचर्स पे अच्छे खासे रेगुलेशन जो हैं वो अप्लाई होते हैं। जो फॉरवर्ड्स हैं वो OTC मार्केट में, यानी ओवर द काउंटर मार्केट में, जहां हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के गपशप कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो मामला तय कर सकते हैं, उस मार्केट में ये ट्रेड होते हैं। और जो फ्यूचर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में जो है ट्रेड होते हैं। फॉरवर्ड्स आर कस्टमाइज्ड हैं, 1133 kg, ठीक है जनाब, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्डाइज है, 500 का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, 500 kg का एक कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी सेकेंडरी मार्केट नहीं होती है। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे हम लोगों ने अगर एक दफ़ा चीज़ परचेज़ किया तो दूसरी दफ़ा जाके सेल कर सकते हैं, अपनी रकम कैश करवा सकते हैं, अपनी मतलब रकम हासिल कर सकते हैं। फ्यूचर्स की जो है वो सेकेंडरी मार्केट होती है, हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। क्लियरिंग हाउस किसी तरह की गारंटी नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू द डिफ़ॉल्ट रिस्क है। क्लियरिंग हाउस गारंटी करता है कि जनाब डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसमें मार्जिन की ज़रूरत जो है वो होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी पे जाके रियलाइज होता है, सेटल होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है, मैंने लफ्ज़ बोला था मार्क टू मार्केट, डेली बेसिस पे जो है वो सेटल किए जाते हैं। ऑप्शंस की बात आ जाती है, दो ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन क्या है? द राइट टू बाय एन एसेट। अब जिस बंदे के पास कॉल ऑप्शन मौजूद है उसे हम लोग लॉन्ग कॉल कहते हैं, उसके पास ये राइट मौजूद होता है। और जो बंदा लाइक मी, मैंने भाई को जो है वो मैंने क्या किया था, इस तरीके से लिख करके दिया था, तो मैं राइटर ऑफ ऑप्शन बन गया। राइटर ऑफ ऑप्शन जो है वो शॉर्ट कॉल हो गया इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। डन। पुट ऑप्शन में जनाब राइट टू सेल एन एसेट है। पुट ऑप्शन में राइट टू सेल एन एसेट है। इन भाई ने मेरे से परचेज किया, वो लॉन्ग पुट बन गए। मैंने सेल किया, मैंने पहले लिखा और फिर सेल किया, तो मैं राइटर या शॉर्ट पुट बन गया। लॉन्ग या शॉर्ट ऑन ऑप्शन पढ़ लिया हम लोगों ने। प्रीमियम ऑन ऑप्शन, जो परचेज करता है वो प्रीमियम पे करता है। मार्केट रेट रिस्क को हम लोग जो है वो दो इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ फॉरवर्ड, नंबर 2 फ्यूचर्स है। आपकी किताब में ऑप्शंस का जिक्र ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट रेट रिस्क है, जान छुट्टी। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक कोई बात? यहाँ पे ये देख लीजिए, नेचुरल वे में मैंने कैलकुलेशन की है। प्रॉफिट या लॉस टू शॉर्ट, यानी सेलर या प्रोड्यूसर है। प्रॉफिट या लॉन्ग टू बायर, दोनों पर्सपेक्टिव से जो है मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे लॉन्ग को भी 2,18,000, इसको भी 2,18,250 का बेनिफिट या लॉस हो रहा है। ठीक हो गया भाई? अब हम लोग जो हैं इंटरेस्ट रेट को फॉर द टाइमिंग में स्किप कर रहा हूँ।
एक्सचेंज रेट की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, कोई सवाल? हमारा मार्केट रेट रिस्क कवर हो गया। जो एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की कि भाई इस हिसाब से कैलकुलेशन होगी, मोर और लेस उसी तरह की कैलकुलेशन नोट्स में भी मौजूद है। कोई सवाल? नो सर। उमर, आपके सीने में दर्द लगता है मुझे, कौन से वाला? हाँ मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। कोई सवाल? मोहसिन भाई, कुछ बच्चे होते हैं उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, उनके चेहरे इतने फ्लैट होते हैं कि वो समझ नहीं आती कि टीचर को कि इनको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। बिल्कुल बिलावल की तरह, उसकी समझ नहीं आती उसका ताल्लुक़ किसके साथ है। अब मैं भाई मुस्लिम लीग और उसकी पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये लेक्चर जाना यूट्यूब पे, मैं बिलावल था मेरे घर पहुँचूँ, आपने मुझे कुछ और कहा था। अब उसके ताल्लुक़ का समझ नहीं आता वो किसके साथ उसका ताल्लुक़ है। ये गुस्सा कर गए वापडा वाले भी। सर ये मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ? जी आपने जो मुझे ये ऑप्शन दी, एक्सरसाइज कर सकता हूँ? हाँ, कोई चीज़ कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें कुछ लिखा तो वही नहीं है। हाँ कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन हम लोग फॉर द टाइमिंग स्किप कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट ऑप्शन की सॉरी एक्सचेंज रेट रिस्क की तरफ आते हैं। क्या चांसेस है कि कौन सा टॉपिक आ सकता है इसमें से? ये 5 है ना इस चैप्टर में से, 5 6 मैं आपको बताता हूँ, मार्केट रेट रिस्क में से आ सकता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क में से आ सकता है, एक्सचेंज रेट रिस्क में से आ सकता है। तीनों में से ज़्यादा हैं एक्सचेंज एक्सचेंज वाला, उसके बाद इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट वाला, फिर मार्केट रेट रिस्क वाला। तीनों भी टेस्ट हो सकते हैं। मार्केट रेट रिस्क वाला हम लोगों ने देखा चुटकियों में हल कर लिया, तो एमसीक्यूज में आ सकता है वो। सारे इजी हैं। हम लोग पता है क्या, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किताब के हिसाब से। वाई नॉट नेचुरल वे में यार, हैं? जनरली नहीं करते। वाई नॉट इन नेचुरल वे? उसमें क्यों नहीं? ये कोई रिपोर्टिंग है? ये कुछ स्टैंडर्ड थोड़ी है। तो स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें पढ़ना पड़ते हैं। एक्सचेंज रेट रिस्क, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है। क्लियर? अब एक्सचेंज रेट दो पार्टीज होती हैं, एक है जो इंपोर्ट करता है एंड नीड टू पे है। दूसरी पार्टी क्या है? वो एक्सपोर्ट करती हैं एंड इज़ टू रिसीव। ठीक हो गया? तवज्जो से समझिएगा, 10 मिनट की गेम इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जो इंपोर्ट करता है, जो एक्सपोर्ट करता है, डर है ना, डर को हेज करना है। इंपोर्टर को डर किस बात का है? रेट हाई ना हो जाए, रेट बढ़ जाएगा। इंपोर्टर को रेट बढ़ने का डर है, इंपोर्टर को रेट कम होने का भी डर है। तो फिर एक्सपोर्टर को कौन सा डर है? सर उसको कम होने का। मेरी पहली स्टेटमेंट भी ठीक है। इंपोर्टर को रेट बढ़ने का भी डर है, कम होने का भी डर है। कम होने का तो रुपी वर्सेस डॉलर। इंपोर्टर को डर किस बात का है? कल $1,00,000 पे करना है 3 महीने के बाद, तो डर है कि डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। डॉलर का रेट बढ़ने का क्या मतलब है? आपकी करेंसी का रेट गिर जाएगा। तो दोनों सेंस में बात लिखी जा सकती है, तो हमें दोनों सेंस में पता होना चाहिए। क्लियर? डर है कि जो फॉरेन करेंसी है उसका रेट बढ़ जाएगा, या जो आपकी लोकल करेंसी है उसका रेट गिर जाएगा। ठीक हो गया? इसी तरीके से जो एक्सपोर्टर है उसको किस बात का डर है कि जो डॉलर है
उसका रेट गिर जाएगा। डॉलर मीन जो फॉरेन करेंसी है, इसको एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना हमारे लिए काफ़ी होगा। इसको इस सेंस में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। डन? इसको ये डर है तो द रिस्क शुड बी हेज्ड। क्लियर? अब हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं? फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, मनी मार्केट। ये मनी मार्केट जो है ये स्ट्रैटेजी है, ये टूल्स हैं, ये स्ट्रैटेजी है। ठीक हो गया जनाब? अब थोड़ी सी बेसिक पे बात कर लेते हैं। रुपी पर डॉलर का क्या मतलब है? $1 के बदले कितने रुपए? $1 के बदले कितने रुपीस मिलेंगे? $1 के लिए कितने रुपए पे करना पड़ेंगे? ठीक है, मैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा जो हमारी किताब में नहीं है, लेकिन वो हमें याद रखने में हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, ठीक हो गया, यहाँ तक ये बात क्लियर है? डॉलर वर्सेस पाउंड मतलब $1 के बदले कितने $1 डॉलर? कितने डॉलर के इक्वल है? 1 पाउंड वर्सेस यूरो। 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मैनी, सॉरी 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मैनी पाउंड्स हैं? रुपी पर डॉलर 70.23, 71.42। आप लोगों की जो पहली एग्जाम्पल है किताब में, उसमें 2 रेट दिए गए हैं, ऐसे ही है? तवज्जो से समझिएगा, ये समझ आ गई तो आधे से ज़्यादा ये वाला समझ आ जाएगा। रुपी पर डॉलर, इससे समझना आसान है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल करेंगे दूसरी करेंसीज में। 70.23 और 71.41, ये 2 रेट लिखे होते हैं। जब भी आप किसी करेंसी एक्सचेंज वाले के पास जाते हो 2 रेट्स लिखे होते हैं। एक को हम लोग बाइंग रेट कहते हैं, एक को हम लोग सेलिंग रेट बोलते हैं। ये बाइंग सेलिंग किसका रेट है? ये एक्सचेंज वाले का रेट है। डन? अब समझिएगा, अगर मुझे ये वाली करेंसी बाय करनी है तो ये रेट अप्लाई होगा। यस सर। अगर ये वाली करेंसी सेल करनी है तो ये रेट अप्लाई होगा। ऐसे ही है, ये बात याद रखनी है। बाय फॉरेन करेंसी, सेल फॉरेन करेंसी, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करें जिसके इक्वल होता है उसे divide करते हैं। जिसके इक्वल हो उसके डिवाइड हो, जिसके मेल हो उसके मल्टीप्लाई। और फॉरेन करेंसी को मल्टीप्लाई करना है सेलिंग रेट के साथ, फॉरेन करेंसी को मल्टीप्लाई करना है बाइंग रेट के साथ। अगर पेपर में अमाउंट दी गई है फॉरेन करेंसी की तो मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग रेट के साथ। अगर पेपर में अमाउंट दी गई है फॉरेन करेंसी की तो बाइंग रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पक्का? जी सर। पाकिस्तानी कंपनी जो है उसने 3 महीने के बाद $1000 जो है वो पे करना है। कितने पैसे चाहिए? $1000 जो है पे करना है 3 महीने के बाद, तो कितने पैसे जो हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने पैसे चाहिए? फटाफट से विद इन सेकंड आंसर देना है।
वी डोंट हैव टाइम। 3 मंथ के बाद जो स्पॉट रेट होगा उस जितने ये 3 मंथ का ही लिखा हुआ है 71,000 71,000। ये हम लोगों ने ख़रीदना है डॉलर, ये ख़रीदना है तो ये वाला रेट अप्लाई होगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना हम लोगों ने, सिंपल 71.41। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। हम लोगों ने रिसीव करना है, कितनी अमाउंट मिलेगी हमें? 70.23। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ? 70.23 पर डॉलर है तो कितने पाउंड मिलेंगे? अब बात समझ में आती है हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पक्का? किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन? ठीक है जनाब। फॉरवर्ड, करेंसी फॉरवर्ड। करेंसी फॉरवर्ड मतलब आज बैठ करके जो बायर ऑफ करेंसी है या सेलर ऑफ करेंसी है वो एक्सचेंज डीलर के साथ कल के लिए जब हमें रकम की ज़रूरत है उस वक़्त जो है उस तारीख का उस दिन उस वक़्त के लिए एक्सचेंज रेट जो है वो तय करता है। ठीक है? अब वो जो एक्सचेंज रेट तय किया जाता है उसे हम लोग फॉरवर्ड रेट कहते हैं। आज के रेट को क्या बोलेंगे? आज के रेट को स्पॉट रेट बोलेंगे। 31 मार्च को भी स्पॉट रेट होगा, उस दिन का भी स्पॉट रेट होगा। यकम जैन को हम लोग आज बैठ करके, फॉर एग्जांपल आज यकम जनवरी 2023 है, हम आज बैठ करके 31 मार्च को हमारे पास डॉलर्स आने हैं या हमने डॉलर्स पे करने हैं तो हम एक्सचेंज रेट जो है वो तय करते हैं। जो एक्सचेंज रेट हम लोग तय करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट या फॉरवर्ड रेट हम लोग उसको कहते हैं। क्लियर है? फॉरवर्ड रेट कैसे तय करते हैं? आने वाला दिन जो है उसका रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पॉट रेट जो कि आज का रेट है उससे ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे फॉरेन करेंसी इज़ एट प्रीमियम। ठीक है? और अगर कम है तो हम लोग ये बोलेंगे कि फॉरेन करेंसी इज़ एट डिस्काउंट। अब ये जो प्रीमियम है और ये जो डिस्काउंट है ये इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स जो है वो बताया जाता है। मिसाल के तौर पे आज जो रेट है वो है हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल 70 पर डॉलर है आज का। हम लोग ये कह देते हैं डॉलर एंड USD डॉलर इज़ एट 240 पॉइंट्स प्रीमियम। ठीक हो गया? 240 पॉइंट्स प्रीमियम है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ₹70 पर $1 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 10,000 हम लोग करेंगे। ठीक हो गया जरा? तो हम लोग क्या, हमारे पास क्या आएगा? 70 प्लस 0.0240 वी विल गेट ₹70.024 पर $1। 10,000 स्टैंडर्ड है। अच्छा, मतलब अगर पॉइंट्स में गिना हो, अगर पैसा में गिना हो तो फिर तो ये है होते ही पॉइंट्स में है, स्टैंडर्ड है। इसमें जितने भी फॉरवर्ड रेट हम लोगों ने निकालना है तो फॉरवर्ड रेट निकालने का क्या तरीका होता है? स्पॉट रेट प्लस पॉइंट्स इज इक्वल टू, हमारे पास प्लस माइनस जो है वो करेंगे तो हमारे पास जो है
वो फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। प्लस जब करेंगे तो इसका मतलब है फॉरेन करेंसी इज़ एट प्रीमियम, और माइनस तब करेंगे व्हेन फॉरेन करेंसी इज़ एट डिस्काउंट है। हम ये कहते हैं कि स्पॉट रेट आज का जो है वो 70 है पर $1। कल का रेट कितना है? वो कहते हैं 240 पॉइंट्स प्रीमियम पे है। तो 240 पॉइंट्स प्रीमियम का मतलब क्या है? आज का रेट प्लस 240 पॉइंट्स प्रीमियम इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट निकल आएगा। उतने मिलेंगे जी, उस मिलेंगे नहीं, उस दिन 31 मार्च को उस रेट पे हम लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे। ठीक हो गया? प्लस 240 पॉइंट्स है ना, ठीक हो गया। इसको हम लोग कैसे करते हैं? 70, अच्छा भाई ये 240 ऐसे तो नहीं हो सकता, 70 प्लस 240 ऐसे तो गलत हो जाएगा, ये तो एक्सचेंज रेट ही पता नहीं किसका निकल आएगा। तो 70 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे, इट्स स्टैंडर्ड है। ठीक हो गया? ₹70 प्लस 0.0240 वुड बी इक्वल टू ₹70.0240 पर $1 है। और अगर डिस्काउंट पे है तो 70 माइनस 240 पॉइंट्स, ठीक हो गया। और 240 पॉइंट्स का मतलब क्या है? 70 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 70 माइनस 0.0240 इक्वल टू किसके आता है? 69.976 पर $1 आ गया। डन हो गया जनाब? ये हमारी फॉरवर्ड प्राइस से निकल आई। अब हम लोग रिस्क को हेज कर रहे हैं, तो मैंने शुरू में बताया कि जनाबे वाला 99% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस हैं। 1 जैन 2023 को हमारा स्पॉट रेट क्या है? मिसाल के तौर पे ₹220 पर $1 है। डन। 1 जैन 2023 को हम लोग ये कहते हैं कि डॉलर इज़ एट 150 पॉइंट्स प्रीमियम है। 31 मार्च 2023 को जो स्पॉट रेट है दैट इज़ ₹223 पर $1 है। ठीक होगा? 223 पर $1 है। हम लोगों ने क्या करना है? कैलकुलेट गेन या लॉस ऑन एक्सचेंज रेट। ठीक हो गया? नंबर 1। नंबर 2, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट, एक्सचेंज रेट। यही हो सकता है ना? एग्जामिनर कहाँ तक भागेगा? यहीं तक जाएगा। करिए इसको। कीप इन माइंड यहाँ पे है, कीप इन माइंड, ये मैं जस्ट बता रहा हूँ। कीप इन माइंड इट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ठीक हो गया जनाब? करिए भाई इसको बिल्कुल नेचुरल वे में, कॉमन सेंस के साथ, बिल्कुल नेचुरल वे में। हमें जो है अमाउंट जो है वो $1,000 इन्वॉल्व है। ठीक है, ठीक है, रिसीव करना है। चलिए रिसीव करने हम लोगों ने, वी नीड $1,000।
करिए भी देख लेते हैं। हो जाएगी। ये गेन होगा 2985। चलिए करते हैं इसको। लीजिए जनाब, स्पॉट रेट आज का क्या है, ₹220 पर $1। फॉरवर्ड रेट ₹220 पर $1 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 10,000। निकालिए बेटा ये 220.015 पर $1 है। ठीक हो गया जनाब। 31 मार्च आ गया। स्पॉट रेट एज ऑन मार्च 31 कितना आया, 223। हम लोगों ने डॉलर रिसीव करने हैं, इसका मतलब है हमें लॉस हो गया। लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये बात समझ आ रही है ना आपको? जी हैं, देखें हमें लॉस हुआ। नहीं, अमाउंट ज़्यादा होने की बात नहीं है, रेट ज़्यादा हो गया। अमाउंट रिसीव करनी है। मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता, थिंक नेचुरली, मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो मैं मार्केट में कितने के एक्सचेंज करवा रहा होता, 223 रुपये का। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं कितने का एक्सचेंज करवा रहा हूँ? मार्केट में मैं अगर जाके एक्सचेंज करवाता 2,23,000 रुपये मुझे मिलता, लेकिन अब मुझे कितना मिल रहा है, 2,20,000 15 रुपये। ठीक हो गया। तो लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने, ₹223 पर $1 माइनस। ऑप्शन वाली बात आ गई ना कि मतलब नहीं बेटा, ऑप्शन की तरफ नहीं लेके जाना। तो बताइए कितना लॉस हुआ पर $, कितना हुआ, 2.985 पर $1 है। तो टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस 2.985 मल्टीप्लाई बाई $1,000 से कितना हुआ हैं, 2985 रुपये। ठीक है। अब हम लोग जो हैं वो मार्केट में जाते हैं एक्सचेंज करवाने के लिए। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एक्सचेंज कितने पे करवाएंगे, 223 पे। अब मार्केट से एक्सचेंज करवाना है, वो कहानी ख़त्म हो गई। वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस था 223 पे, तो कितने पैसे मिले, 2,23,000 रुपया। बेटा डोंट गो फॉर रिटलाइजेशन, थिंक नेचुरली। तो लॉस कितना हुआ, लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ, 2985 रुपये। तो नेट अमाउंट रिसीव कितनी है, कितनी है, -2985 कितनी, 0015। ये आ गया हमारे पास। इफेक्टिव रेट निकाला जा सकता है, 220,015 डिवाइडेड बाई $1,000। तो इट वुड बी 220.015 पर $1। याद रखिएगा बेटा, इट शुड बी इक्वल टू फॉरवर्ड रेट 220.015 पर $1। मोहसिन भाई, किसी के कमर में दर्द हो हैं, नहीं तो डॉलर मारूंगा मैं आपके कमर में। ये तो बस $1,000 की दर्द हो रही है, वो दीजिएगा पेपर जिससे मैंने लिख के दिए था आपको 100 रुपये। यही मारूंगा भाई, मेरे पास तो यही $1,000 है फिर। डन। आपका नाम क्या था? राशिद भाई। अगर समझ नहीं आई 1000 मरतबा समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से जाना है समझ के जाना है। सर
तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा आपको जैसे समझ आती है दैट्स द बेस्ट, मैं अपने तरीके से करवाऊँगा। अब मुझे तो मालूम नहीं है कि सर ने वो कैसे, आपका भी समझ आ गया, बट वो थोड़ा बात अच्छा वो लगता है। नहीं सही उसमें सर ने जो है ना वो स्पॉट रेट दिया था प्रीमियम सर ने सर इसका साल में मेरे करवाया ख्याल था। से ये कि जो अगर वहाँ से पढ़ा हुआ है वहाँ से कर दें जो रहता है हाँ मतलब साल भर ऐसे ही होता है कॉन्सेप्ट समझना है, कंसल्टिंग को महीना। हर टीचर का अपना तरीका होता है। अब मतलब यहाँ पे सर ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 200 और ये यहाँ पे मतलब सर ने फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है पैसा में, तो पैसा उसको सर ने वो करेंसी पाकिस्तान की रुपीज़ है तो 100 से डिवाइड करके और फिर प्रीमियम को उसमें अमाउंट में ऐड करके सर ने वो लिया देखिए हुआ है। जहाँ पे भी मैं नहीं जानता, ये मैंने किताब नहीं देखी है, पैसे का तो मेरे लिए में नहीं है, ये स्टैंडर्ड है कि पॉइंट्स में होता है, पीपी में होता है, जी जी सर। ये पीपी में होता है। ये पैसा का मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। 240 पॉइंट्स होता है या 150 पॉइंट या 200 पॉइंट्स हो सकता है, और आपके पेपर में भी ऐसे ही आएगा। उसको डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से। एक और सवाल करते हैं हम लोग। स्पॉट रेट 1 जनवरी 2023, स्पॉट रेट क्या है? $60 ये है डॉलर पर यूरो, 1.413 1.421 फॉरवर्ड रेट is at premium 210 P 31 मार्च 2023 को स्पॉट रेट है, ये भी हम लोग लिख लेते हैं। कंपनी is to pay, ठीक है, $100,000 after 3 months to its US vendor. US vendor मार्जिनल स्पॉट रेट मैं बता रहा हूँ। डॉलर पर पाउंड इज इक्वल टू 1.432। चलिए कैलकुलेट गेन और लॉस, ये है 1 जनवरी को वो वाला फॉरवर्ड रेट। हो गया? चलिए स्पॉट रेट एप्लीकेबल कौन सा होगा?
सेल वाला क्या था वो रेट? 1.421 डॉलर पर पाउंड, 1.421। अब फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड रेट क्या होगा? 1.421 प्लस कितने पॉइंट्स है? 210, 210 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक हो गया जनाब? कितना आता है? 1.442। ये हो गया, ये फॉरवर्ड रेट हो गया हमारा जनाब। ये आ जाता है 31 मार्च 2023 को। स्पॉट रेट कितने डॉलर पर पाउंड कितने हैं? वो 432 हैं। तो गेन हुआ लॉस हुआ? गेन हो गया, गेन ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया जनाब? कितना है? 1.442 माइनस, भाई मुझे तो लॉस लग रहा है, लॉस आ रहा है। इट्स लॉस, इट्स लॉस, इट्स लॉस होने, लॉस है ना? नहीं समझ आया? सुने मैंने पाउंड मारना है, रीजनल मारे इन्हें लैके नस जाने ने, समझ गया इन्हें लैके नस जाने ने। सोचे हाँ भाई गेन हुआ है, गेन हुआ है यार, क्या हो गया है? मतलब हमें अब पे करने पड़ेंगे 69 रेट और इस स्पॉट रेट भैया मैं तेनों पाउंड मारने ने, तू मैनों गलत कराई जा रहा सी। गेन नहीं हुआ? 1.442 का ऐसा स्टार्ट में। जी सर गेन हुआ सर जी, गेन हुआ। अब मार्केट से, हाँ मार्केट में रेट कम हो गया, जी सर गेन हुआ 1.432 कितना है? फिर से सोच लो एक दफ़ा। सर जी आप ये भी confuse कर रहे हैं सर जी। मुझे लॉस लग रहा है, लॉस ही है सर जी। मुझे लॉस लग रहा है यार, पता नहीं मुझे क्यों लॉस लग रहा है। ये देखिए ना, पहले 1.442 पे हमने खरीदा है, सोचे हैं मुझे लॉस क्यों लग रहा है। इसलिए लग रहा है सर कि 1.442 पे हमने अच्छा अगर आपको समझ नहीं आती ना तो ऐसे करके सोच लो, रुपी पर डॉलर। सर जी हमने पेमेंट करनी है ना, हाँ पेमेंट करनी है हमसे। पेमेंट करनी है, आपको डॉलर चाहिए। पेमेंट के हिसाब महंगा से खरीदा हुआ सर, ऑलरेडी पहले महंगा खरीद लिया हमने स्टार्ट में। हाँ। तो अब वो कम में आ गया तो हमने वो पहले वाला जो सर किया हुआ है तो हम उसी पे मल्टीप्लाई करेंगे। सर जी तो मार्केट हमें प्राइस लॉस को होगा। डिवाइड करें हम 1.432 को 1 लाख डिवाइड क्यों करना है? डिवाइड क्यों करना है? मल्टीप्लाई करते हैं। डॉलर पर यूरो था ना, और यूएस कंपनी हमारी डायरेक्ट फूड हमने हम है इस टाइम हमने हाँ वो भी सही कह रहा है, ये तो वो डॉलर में अमाउंट दी गई है। जी सर डॉलर करिए इसको, डॉलर में हो डिवाइड हो रहा है। तो अगर डिवाइड ना होता हो तो, अगर डिवाइड ना होता हो तो करें यार, कुछ अपना भी दिमाग लड़ाएं, लड़ाएं भाई, लॉजिक होनी चाहिए ना हमारे पास। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड को फिल अलजीन से निकाल दें। आप लॉजिकली सोचिए, नेचुरल वे में सोचिए, अपनी जान को क्यों वक्त में डालते हो? यूके की कंपनी ने यूएस में पेमेंट करनी है तो फिर तो इनडायरेक्ट कोड चलो लिखे नहीं आ रहा यूज़। ठीक है ना? हम इस यूके में और डिवाइड होगा, होना तो सर जी डिवाइड होगा, क्योंकि करेंसी हमारी जो दी गई है वो हमारी फॉरेन करेंसी नहीं दी गई है, हमारी होम करेंसी दी गई है।
तो होम करेंसी दी हो तो फिर हम लोग रेट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए किधर चला गया है। इसी पॉइंट को मैं समझाना चाह रहा था और इस मकसद के लिए मैंने जो है वो करेंसी चेंज की। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे पहले क्या था, रुपी पर डॉलर था, ये थी फॉरेन करेंसी, ये हमारी करेंसी थी, ये फॉरेन करेंसी थी। अब हम लोग यूके बेस्ड कंपनी है तो हमारी करेंसी कौन सी है, पाउंड। तो पाउंड तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। या तो अगर मल्टीप्लाई करने का चाह है तो इसको रिवर्स कर लीजिए, इसको रिवर्स करके इसको यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे लिख लो, है ना, ऐसे ही है ना। अगर मल्टीप्लाई करने का चाह है तो, लेकिन मल्टीप्लाई करने का भी चाह हमें थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। मोहसिन भाई समझ आ रही है आपको मेरी बात की? नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही ना? आ गई है, तो बच्चा ही लायक बहुत है। उमर आ गई समझ? आपको समझ आ गई पक्का? देख लेना, घर जाके मैंने बात दो मैंने देना। क्लियर? अब समझ आई आपको? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? अच्छा चलिए, ये डॉलर रुपी को छोड़िए। मैंने कुछ देर पहले बात की थी, मैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूँगा जो कि हमारी किताब में तो नहीं है, लेकिन आई होप कि वो हमें हेल्पफुल होगी। रुपी पर डॉलर, यही है। इसे हम कहते हैं बेस करेंसी, इसे हम कहते हैं प्राइस करेंसी। समझिएगा, वो होम करेंसी को छोड़ दो आप लोग। उमर, इसे कहते हैं बेस करेंसी, इसे कहते हैं प्राइस करेंसी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेट दिया गया है 170 पर 170, एक ही रेट है। फॉर एग्जांपल हमारे लिए रेट एप्लीकेबल है। अमाउंट आ जाती है हमारे पास जो है वो आ जाती है ₹100,000। डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर बेस करेंसी दी गई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगर होम प्राइस करेंसी दी है तो वी शुड डिवाइड इट। ठीक है, नहीं समझ आया? ठीक हो गया जनाब, की बात समझ में नहीं आई है? करिए आप सवाल। ये वाला था सवाल, ये वाला था सवाल। $100,000 हमने पे करने हैं, $100,000 हमने पे करने हैं। वी नीड टू पे $100,000। प्राइस करेंसी दी है तो प्राइस करेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाउंड्स आ जाएंगे। डिवाइड करते हैं हम, यहाँ पे डिवाइड करिए 1.432 से। करिए इसको। सर ये 69348 69348 और यहाँ पे 69832 हैं, ये 89 है 69 है। पहले यहाँ पे भी फिक्र 348 और ये 832 है। हमें पाउंड चाहिए, हमें पाउंड चाहिए, हमारे पास इतने पाउंड होने चाहिए। अगर हम लोग मार्केट से लेने जाते हैं तो हमारे इतने पाउंड लगते, अब हमें जो है वो इतने पाउंड लग रहे हैं, तो क्या हुआ, गेन हुआ लॉस हुआ? गेन हुआ। ठीक हो गया पक्का? मोहसिन, उमर, नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? देख लेना,
अगर हम लोग मार्केट से अगर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो हमारे पाउंड लगते 69,832 पाउंड। अब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें कितने पाउंड चाहिए? 69,348। बच गए हम लोग, बचाव हो गया तो गेन हुआ, गेन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी 1.442 माइनस 1.432 कितने का गेन हुआ? 0.01। पक्का है जनाब? अब हम लोग टोटल गेन निकाल सकते हैं, टोटल गेन निकाल सकते हैं हम लोग। जी सर। फिर उसके बाद हम लोग इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। जी सर, निकल आएगा? जी सर। क्यों उमर? जी सर, हो जाएगा? ठीक हो गया ना? वही आ गया ना? चलिए काफ़ी आज, क्योंकि 4 बज गए, कल भी मेरी क्लास मिस हो गई थी। मैं वो ऑनलाइन पढ़ाना था ना, तो मैं लेट हो गया था। रास्ते में ना आता है ज़मान पार्क, ज़मान पार्क आता है तो वहाँ पे बड़ा रश होता है। नंबर बता दें। 0321 4249 475